Welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 24 January, so let's get started. Honestly, आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको. ओके, सो वी विल हैव अ क्विक शॉर्ट डिस्कशन एंड अलॉन्ग विद दैट लेट मी टेल यू कि हम लोग आज के दिन, क्योंकि न्यूज़पेपर में कम हैं, तो हम लोग इस टाइम को यूज़ करेंगे फॉर वेरियस सेशंस अंडर मेंस 450 प्लस एंड 20 मिनट्स डिस्कशन. ऐसे टॉपिक्स जो रिकरिंग हैं, बार बार न्यूज़पेपर में हमें मिलते हैं. अंडर मेंस 450 प्लस आई विल बी कवरिंग 3 टॉपिक्स. क्रिटिकल मिनरल्स वंस अगेन, बिकॉज हमने ये इस पे सेशन लास्ट ईयर किया था. देयर हैव बीन मैनी न्यू थिंग्स, तो हम उसके बारे में जानेंगे. सेकेंड इज इंडिया अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसे हम अपनी सॉफ्ट पावर का पार्ट मानते हैं, उसे किस तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है. जैसे कई स्टेट्स ने यूपीआई को अपनाया, हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में देखा था. नेक्स्ट इज आखिर हम लोग अपने इंडियन एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं. ओके, इन 3 इश्यूज़ पर हम मेंस 450 प्लस में डिस्कशन करेंगे आज. इसके अलावा 20 मिनट्स डिस्कशन में हम लोग थोड़े से डेवलपमेंट्स देखेंगे अपनी नेवी को लेकर. दैट इज़ हमारा जो मैरीटाइम डोमेन है, उसमें हम किस तरीके से हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ा रहे हैं. ओके, एंड एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो होलिस्टिकली ही पूछेगा, इसके अंदर की चीज़ें नहीं पूछेगा. लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डिसेंट्रलाइज मॉडल, ऑल दोज थिंग वो आपसे पूछेगा इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स. तो ये हम 20 मिनट डिस्कशन में आपके साथ जानेंगे. इसके अलावा मैंने आपके साथ स्टार्टअप्स पे लेकर एक मेंस 450 प्लस सेशन किया था, और उसके अलावा स्टार्टअप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज़ हैं, कैसे स्टार्टअप्स हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं. और अब हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे ऑन दी ओवरऑल स्टेट, जो कंडीशन है हमारी स्टार्टअप इकॉनमी की. क्योंकि इंडिया ने पिछले 3 साल में देखा है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ बने ज़रूर, बट उनमें से ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप्स फेल करते चले गए. ओके, उसके लिए कई रीजंस हैं. मार्केट अपने आप में एक रीज़न है, बट उसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस भी एक रीज़न बन के आए हैं. ओके, तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज और कल 2 दिन में आपके साथ डिस्कस करेंगे. बट एज यू नो, ये चीज़ें यहाँ नहीं होंगी यूट्यूब पे, दे विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल ऐप. और सेकेंडली, अब हम अपना जो पेड कोर्स है प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ का, उसको ज़्यादा बूस्ट करेंगे, क्योंकि अब आपका काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है. आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दीज मैगजीन्स ऑफ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज एंड ऑल, बिकॉज कोचिंग्स में एक होड़ सी लगी हुई है. जब से यूपीएससी वेग होना शुरू हुआ है, स्पेशली पोस्ट 2020, तब से कोचिंग्स का ये रहा है कि जितना कंटेंट है सब डाल दो मैगजीन में, चाहे बच्चा उतना पढ़ पाए, चाहे उसको उतना याद रहे या ना रहे. क्योंकि बाद में क्लेम करने के लिए हो जाता है कि देखिए हमारी मैगजीन में तो दिया था. अब इतने सारे में से अगर कुछ एक आ भी जाए तो वो क्लेम आप कर तो लोगे, लेकिन वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है कि वो उतना सब कुछ कर सके. राइट, जो मैगजीन 90 पेजेस की आती थी, आज वो 150 पेजेस तक जा रही है, और इतने छोटे छोटे फॉन्ट्स बना के उनको घुसा दिया जाता है कि उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और अगर पढ़ भी लोगे तो उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है. फिर मार्केट में और नए गिद्ध जो आए हुए हैं, उनका एक अलग स्ट्रैटेजी कि हम इस विजन की पीटी की भी समरी बना के देंगे आपको. राइट, इस तरीके से भी कुछ इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं कि हम पीटी की भी समरी बना के देंगे आपको, विजन आईएएस की. सॉरी. ओके, सो प्लीज़ इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना, अपने आप को बचा के रखो इन चीज़ों से. अगर आपने 2 से 3 साल से न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो किया है, क्योंकि कुछ भी डायरेक्टली पूछ भी नहीं रहा है यूपीएससी आपसे, वो एक एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है. ये रीजन बताइए कहाँ से था और क्यों न्यूज़ में था, ये रीजन क्यों न्यूज़ में था, ये रीजन क्यों न्यूज़ में था. कोई वाइल्ड फायर की वजह से न्यूज़ में था, तो कोई वोल्केनो इरप्ट करने की वजह से, कोई कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में रहा होगा, तो कोई इंसर्जेंसी की वजह से. सो आपको अल्टीमेटली जो हेल्प होगी वो न्यूज़पेपर से ही होनी है, वो भी अगर आपने पिछले एटलीस्ट 2 से 3 साल पढ़ा होगा तो. सो व्हाट वी आर डूइंग इन आर रिवीजन सीरीज इज, हम लोग इन्हीं 2-3 साल के न्यूज़ आर्टिकल्स को गो थ्रू करते हैं, रादर देन गोइंग फॉर एनी फैंसी पीपीटीज और ऑल दोज थिंग्स. ओके, बिकॉज प्रीलिम्स इज डाइसी, प्रीलिम्स इज गेटिंग वेग, एंड दैट्स द रियलिटी. कई बार वेल प्रिपेयर्ड बच्चे भी प्रीलिम्स में रह जाते हैं, जिनको देख के हम कह सकते हैं कि ये मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. दे हैव दैट नॉलेज, दे हैव दैट राइटिंग स्किल्स. बट प्रीलिम्स जितना वेग हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर बीच में आ रहा है. और अधिकतर हमने देखा है पिछले 2 साल में वो बच्चे प्रीलिम्स में ज़्यादा फेल हो रहे हैं जो मैगजीन्स पे रिलाई करते आए, लेकिन अपने न्यूज़पेपर से अपनी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क नहीं किया. क्योंकि न्यूज़पेपर आपके साथ एक चीज़ और अच्छी करते हैं कि वो सेम न्यूज़ बार बार जब हफ्ते भर रिपीट होती रहती है, तो वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं. मैं आज आपको दिखाऊंगा इंटरनेशनल पेज में
ओके, एनीवे चलिए इस सब को क्लियर करते हैं और हम शुरू करते हैं अपना न्यूज़ डिस्कशन। अगेन रिपीटिंग, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ये जलगांव ट्रेन ट्रेजिडी से रिलेटेड है, नॉट इंटरेस्टेड। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते रहते हैं कि आयरन एज किक हियर और देयर, डजेंट मैटर, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस थिंग्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। टंगस्टन माइनिंग, अगेन वैसे तो हमने अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग वगैरह किया था उसमें से 24 पर ही बिडिंग आई आउट ऑफ 49, तो वो कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर मदुरई में टंगस्टन माइनिंग का ऑक्शन कैंसिल करने की वजह थी वहाँ के लोकल लोगों का प्रोटेस्ट। तो ये और एक हमारे साथ एक इशू बन जाता है जो चाइना के साथ नहीं बनता है, इंडिया के साथ बनता है कि इन ए डेमोक्रेसी कई बार हमारे यहाँ माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। फेमस केस वॉज मेदांता। Okay, the decision to annul the auction of the tungsten mineral block after locals have been protesting. उन्हें लगता था कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा, हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशनल राइट्स को हार्म होगा। तो ये एक हमेशा से इशू रहा है जब हम लोग बात करते हैं या आंसर लिखते हैं इन चैलेंजेस इन आ माइनिंग सेक्टर। तो यस, लोकल प्रोटेस्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है। ओके, तो ये एक फॉर्डर पॉइंट की तरह आपके साथ काम करेगा और साथ में नीचे पॉइंट में एक एरो लगा के आप लिख सकते हैं कि टंगस्टन माइनिंग इन मदुरई हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू लोकल प्रोटेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग देयर लोकल ट्रेडिशनल राइट्स। ओके, इसी तरीके से आंसर बनता है, कोई रेडीमेड कंटेंट रट्टा नहीं मारा जाता। ये यहाँ पर P75I सबमरीन का टेक्निकल एवेल्यूएशन क्लियर हो गया। यही सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज 20 मिनट्स एक वीडियो डिस्कशन में, जहाँ पे हम अपनी मैरीटाइम पावर के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली इंडियन नेवी वेसल फिनिशेस द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस। अब ये सब हम लोग करते रहते हैं, सेचलेस, मॉरिशस, मालदीव्स, इनके जो वाटर्स हैं उसमें हम लोग यहाँ पे ये सब करते रहते हैं हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग। बट एज यू नो, मालदीव्स ने तो हमारी जो शिप्स हैं उनको वहाँ से निकाल दिया था, दैट हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ ये उसके बाद कि हमारी जगह पर ही चाइनीज़ नेवी ये करने लगी एंड तब मालदीव्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, बट अगेन नो वन इज आस्किंग यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, यहाँ से इस आर्टिकल से एक चीज़ याद रखिए, और ये पहले भी न्यूज़ में आई थी, हमने डिस्कस किया था जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था इन गोभी मंचूरियन, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है। रोडामाइन बी, इसे यूएसए ने भी बैन किया हुआ है अपने यहाँ, इसे यूके ने भी बैन किया है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया था। फर्स्ट स्टेप लिया कर्नाटका ने और उसके बाद फर्स्ट स्टेप लिया था तमिलनाडु ने, उसके बाद कर्नाटका और अदर स्टेट्स ने भी बैन किया था। ठीक है, रोडामाइन आपको कई जगहों पे यूज़ हो जाता है, टेक्सटाइल से लेके, तो ये जो बच्चे कैंडी खाते हैं ना, इसमें तक आपको ये मिलता है। ओके, रोडामाइन इज अ सिंथेटिक डाई नोन फॉर इट्स ब्राइट पिंक ह्यू used in textile, paper as well as leather. The rhodamine can cause DNA damage leading to mutations and potentially triggering cancerous growth. इसे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोहिबिट किया था टू यूज इन फूड प्रोडक्ट्स, क्लासिफाइंग इट एज अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्पेशली चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ डाई इन कैंडीज, बेक्ड गुड्स एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स। यूरोपियन यूनियन ने भी इसको बैन किया था कि इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न, इसे कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। बट इंडिया में दिस डाई हैज़ बिन इलीगली एम्प्लॉयड टू एनहांस द विजुअल अपील ऑफ वेरियस कंज्यूमेबल्स एज वेल एज पोजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर्स। फरवरी में सबसे पहले तमिलनाडु ने बैन किया इसको, इसके प्रोडक्शन को भी, एज वेल एज सेल ऑफ कॉटन कैंडी। ठीक है, ये जो बच्चे काफ़ी मज़े से खाते हैं। उसके बाद कर्नाटका ने भी इसको बैन किया, प्रोहिबिट किया यूज़ ऑफ रोडामाइन बी इन पॉपुलर स्ट्रीट फूड लाइक गोभी मंचूरियन एंड कॉटन कैंडी। ओके, तो ये जो बच्चे स्पेशली गर्ल्स ये मंचूरियन, नूडल्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बट द फैक्ट इज़ कि ये काफ़ी कार्सिनोजेनिक है। ओके, तो ये पहले भी न्यूज़ में था और इस आज भी न्यूज़ में है और बस इतना ही काम का है, जस्ट रिमेंबर दिस रोडामाइन बी। ओके, इंडियाज वाइंडिंग रोड टू एंड टीबी। नाउ इस पे हम लोगों ने बात की थी अबाउट द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राइट, कि हमें 2025 तक इसको एंड करना है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें हमारे पास हम टारगेट मिस ही करने वाले हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्यों हम इसको हम क्यों इस टारगेट को मिस कर रहे हैं। सबसे पहला तो अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा था कि हमारे पास वैक्सीन की ही शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, टीबी की मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह की हमारे यहाँ शॉर्टेज हुई। दूसरा, हमारे यहाँ उतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है जो इसको ट्रीट कर सके, स्पेशली मोर सो इन रूरल एरियाज़ या फिर सेमी अर्बन एरियाज़।
राइट, दिस इज़ द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि टेस्टिंग लेबोरेटरीज उतनी अच्छी नहीं है, जो कि रिजल्ट देने में कई बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, और ये पहले रिपोर्ट ली जाएगी, फिर वो भेजी जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, फिर वहाँ से बन के आएगा, और इसमें काफ़ी टाइम लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कि इसका जो ट्रीटमेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 18 मंथ तक चलता है। फिर पेशेंट को लगता है थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसको लगता है बस अब नहीं ले रहा। और टीबी में सबसे बड़ा इशू यही है, पहली बात तो इसे पुअर मैन डिजीज़ कहते हैं, ओके। इसके बाद फिर हमने BPACL लेकर आए कि ये न्यू रेजिमेन हम लोग यूज़ करेंगे, ये सिर्फ 6 मंथ में इसको ख़त्म कर देगा, इस ट्रीटमेंट को पूरा, ओके। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ मंथ में, जो हमने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में डिस्कस की है। बाकी आप वो मेंस 450 प्लस वाला वीडियो देख सकते हैं इस पर, ट्यूबरक्लोसिस पर, क्योंकि उसमें और कोई ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट नहीं मिले हैं। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और हुई थी बाद में, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया था, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। दूसरा एक और आया था सब क्लिनिकल टीबी, इन पे 20 मिनट्स वीडियो बना के हमने इसको फर्दर सप्लीमेंट किया हुआ था। ये दोनों नए इश्यूज थे जो उसके बाद इमर्ज हुए थे। ट्यूबरक्लोसिस हैज इमर्ज वंस अगेन एज लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज किलर ग्लोबली, और वर्ल्ड ओवर इंडिया का अगर हम देखें तो अराउंड रफली 27% जो टीबी पेशेंट्स हैं वो इंडिया में होते हैं। द गोल इज टू एंड टीबी टारगेट्स ऑफ 90% रिडक्शन इन टीबी डेथ, ओके। नाउ फोकस ऑन दिस, 90% रिडक्शन इन डेथ, 80% रिडक्शन इन न्यू केसेस, एंड 0 टीबी अफेक्टेड फैमिलीज बाय 2030, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे हमने टारगेट्स रखे थे। ये लोग 2030 तक अचीव करना चाहते थे, बट इंडिया ने क्या कहा, हम 2025 तक ही कर देंगे। इंडिया कंटिन्यूज टू लीड इन ग्लोबल टीबी बर्डन ऑलमोस्ट 26%, बट कहीं पे आपको 24% मिलेगा, कहीं पे 27 मिलेगा, बट ओवरऑल आप 27 ही रखिए। एंड वी हैव बिकम अ हब ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड टीबी डेथ। ये बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि लोग थोड़ा सा फीवर हुआ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं पैरासीटामोल के साथ। अब ये एंटीबायोटिक्स करते करते या ड्रग का इसी का टीबी का जब हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं 18 महीने तक, तो बॉडी एक तरह की रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, और ये वाली जो दवाइयाँ होती हैं फिर वो इफेक्टिव नहीं रह जाती कुछ मंथ के ट्रीटमेंट के बाद, और फिर हमें न्यू रेजिमेंट, न्यू ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं। The India's National Tuberculosis Elimination Program defines the high risk or vulnerable group are at risk of contracting TB and developing adverse outcomes, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है पहले। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, तो एक है सिलिकोसिस, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं लोग, डस्ट वगैरह उड़ती है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग एंड अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़, ठीक है। ऐसे में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वी हैव पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, टीबी इज़ क्योरेबल डिजीज़ विद इफेक्टिव एंड फ्री ड्रग फ्रॉम अंडर दिस प्रोग्राम। इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने जितने प्रोग्राम चलाए हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं मेंस 450 में। प्लीज़ उस वीडियो से एक बार में अपने नोट्स बना लेना। यहाँ पे तो इस आर्टिकल में जो कुछ भी इन दोनों ने लिखा है वो सारी बातें हमने पहले की हुई है, ठीक है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ की ड्रग्स इन द सेंटर्स, दिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी दिस अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये आपके लिम्फ नोड को भी अफेक्ट कर सकता है, ये किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, इवन ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स, जॉइंट्स एंड स्किन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जब आपके लंग्स को ही दिक्कत देगा, ये आपके ब्रेन से लेके बोन्स तक सबको दिक्कत दे सकता है, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी, और हमारा जो मेन फोकस भी वो रहा है वो यही रहा है पल्मोनरी टीबी, बिकॉज ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। अगर आप शेयर भी देखेंगे इसका ओवरऑल टीबी में, तो 24% जो केसेस आते हैं वो इसी के आते हैं, ओके। नो प्रॉब्लम इज ह्यूमन रिसोर्स, कि हमारे पास उतने ट्रेन डॉक्टर्स नहीं हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। द मोलिकुलर टेस्ट, सेकंड चैलेंज टेस्ट, द मोलिकुलर टेस्ट आर एक्सपेंसिव एंड दे टेक टाइम टू एक्सेस एज दे आर मोस्टली अवेलेबल ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड पेशेंट्स हैड टू ट्रेवल एंड इनकर मोर एक्सपेंसेस। While the chances of ending TB by 25 looks bleak, there is some hope because India's case notification, क्योंकि एक चीज़ होती है कि अगर हमें ये दिखाना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया तो हम उन केसेस को ही दर्ज ना करें, यही कहते हैं कि टीबी हो ही नहीं रहा है हमारे लोगों को ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इंडिया में जो केसेस जो भी आ रहे हैं वो कम से कम रजिस्टर हो रहे हैं, प्रॉपर नोटिस में आ रहे हैं। India's case notification reached the highest level and death due to TB declined by 24% as compared to 2015. तो इम्प्रूवमेंट है, बट हम लोग इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे 2025 तक, वो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो अगेन आई वुड से ये लिखा किसने है, चेयरमैन ऑफ प्रोफेशनल एंड डेटा एनालिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा बायस होगा।
लेकिन एक फैक्ट इसमें करेक्ट है बिल्कुल, और ये बात इलेक्शन कमिश्नर से पूछी भी गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से काफ़ी ज़्यादा, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 24 के लोकसभा के बाद जस्ट 6 मंथ के डिफरेंस से महाराष्ट्र इलेक्शन हुए थे, और इसमें करीब करीब 60 लाख लोग वोटर्स जो थे रजिस्टर, ये इनका एनरोलमेंट बढ़ गया। अचानक से 6 मंथ में इतने नए वोटर आ गए क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि इन लोगों ने महाराष्ट्र की जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है ना, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट करके रखे थे। तो ये सीधे सीधे एक क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है इलेक्शन कमीशन के। द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शंस एंड अवॉइडेंस ऑफ एनी इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव शुड बी रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल राइट, ये कहना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। बट इंडियाज फाउंडिंग लीडर्स विल फील लेट डाउन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस तरीके से वो अब फंक्शन कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर सैड, उन्होंने वार्न किया था इस बारे में कि इलेक्टरल रोल मैनिपुलेट नहीं होने चाहिए। ओके, ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ वोटर्स थ्रू आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन, कि मुस्लिम है या दलित है ये देख के इसको वोट ही मत डालने दो। ये हुआ कुछ जगहों पे 24 के इलेक्शन में, हमने देखा कि कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में वोटिंग को या तो जानबूझकर स्लो कर दी गई, या फिर उनके आईडी कार्ड चेक कर करके वोट डालने नहीं दिया गया। ओके, और खुद पुलिस ने भी किया ये कई जगहों पर यूपी में। ओके, सो उनका मेन कंसर्न ये था कि कहीं एक्सक्लूड करना ना शुरू कर दिया जाए इनको वोटर लिस्ट से। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक और तरीके से हो रहा है, दैट इज मास इंक्लूजन ऑफ वोटर्स टू टिल्ट एन इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो असेंबली इलेक्शन हुए अभी, उसमें एनरोल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9.7 करोड़ वोटर्स को, जबकि महाराष्ट्र की एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ही 9.54 करोड़ है। इतनी तो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन नहीं है, और ये खुद गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि इतनी एडल्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज़्यादा वोटर आप कैसे ले आए यहाँ? ओके, 16 लाख मोर वोटर्स देन द ऑफिशियल एस्टिमेट। ठीक है, तो और एक तो पहली बात तो ये है कि कभी भी 100% एडल्ट का भी एनरोलमेंट नहीं मिलेगा आपको किसी स्टेट में, कि 100 यहाँ जितने एडल्ट हैं सबने वोटर लिस्ट में लिखा रखा हो नाम, कई कई लोग नहीं लिखाते। ये तो यहाँ तो ये लोग उसको भी क्रॉस कर गए। इनफैक्ट 48 lakh पीपल वर रजिस्टर्ड एज न्यू वोटर्स इन जस्ट 6 मंथ्स। 24 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के बीच में सिर्फ 6 महीने का गैप था, और 6 महीने में 48 लाख लोगों ने ज़्यादा रजिस्टर कर लिया खुद को एज अ वोटर। जबकि अगर आप देखेंगे कि 5 साल 2019 से 24 के बीच में सिर्फ 32 लाख न्यू वोटर आए, 5 साल में सिर्फ 32 लाख न्यू वोटर आ रहे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 6 मंथ्स में 48 लाख न्यू वोटर्स आ गए। तो ये जो फर्जी वोटर आईडी बनाई जा रही हैं, ये जो बोगस वोट्स डाले जा रहे हैं, ये रोकना ज़रूरी है, और उसी के लिए ज़रूरी है इसको आधार से लिंक करना। मैंने आपके साथ एक न्यूज़ एनालिस्ट के साथ डिस्कस किया था कि क्यों हमें अपने वोटर आईडीज़ और आधार को लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का जो इंसिडेंट हुआ है, इट रिवील्स द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग आधार टू अनघोस्ट एंड डी डुप्लीकेट इलेक्ट्रल रोल्स एंड यूज इट्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग, राइट? तो अब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या मेंस में लिखना हो तो यूज़ दिस पॉइंट कि आधार का लिंकेज विद वोटर आईडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट नाउ लेट मी टेल यू कि ये कांग्रेस पार्टी खुद थी जो एक टाइम पे विरोध कर रही थी इस बात का कि आधार से लिंक नहीं होना चाहिए वोटर आईडी, बट आज यही लोग डिमांड कर रहे हैं कि आधार से लिंक होना चाहिए। ओके, सो पॉलिटिक्स में कोई स्टेबल नहीं होता, सब इधर उधर डोलते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूएसए को वापस आना चाहिए डब्ल्यूएचओ में, ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फंडिंग बहुत ज़्यादा देता था। 18% ऑफ ओवरऑल फंडिंग जो डब्ल्यूएचओ को मिलती है वो देता है यूएसए, अकेला यूएसए 18% फंडिंग देता है। लेकिन यूएसए का भी स्टैंड ठीक है कि चाइना विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इज जस्ट डोनेटिंग $30 मिलियन। ओके, वाइल आई एम विथ 3.5 बिलियन पॉपुलेशन, सॉरी I am with 35 crore population, USA is paying $500 million। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर। चाइना भी उतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका है आज, यूएसए को हर जगह चैलेंज कर रहा है, तो फिर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहा है? तो ट्रम्प कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसका असर क्या चाइना पे पड़ेगा? नहीं, सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, क्योंकि वो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। यूएसए का जाना यानी सीधे सीधे डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में 18% का लॉस हो जाना, और अगर यूएसए इस यहाँ से रिटार्ड करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ फॉलो करेंगी, वो भी विड्रॉ करना शुरू कर देंगी कि हम भी क्यों दें। एंड चाइना रशिया चाहते भी यही है कि यूएसए हर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से
बैकआउट करता जाए और हम उस वैक्यूम को फिल करते जाएं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पर फ्रांस का बहुत दबदबा हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे रिसीड करता चला गया और आज अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में रशिया ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बन के उभरा है। हम आज बात करेंगे उस बारे में भी। Okay, now withdrawal of these funds will seriously impact health programs being implemented across the world, especially in Africa, with respect to HIV/AIDS, tuberculosis, or eradication of other infectious disease. WHO is also involved in ensuring equity of access to life-saving drugs. अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज ड्रग्स फ्री में दे देती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, खासकर जो पुअर कंट्रीज से। नहीं, WHO प्रॉपर परचेज करता है इन प्राइवेट कंपनी से, उसके बाद वो इन ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अफ्रीका की गरीब कंट्रीज़ में, राइट। तो ये दोनों चीज़ पे इम्पैक्ट होगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। इज पॉवर्टी बीइंग अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया? आप इस पर जितने बोल बच्चन कर लीजिए, दी फैक्ट इज़ कि यस इट इज़ अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ फ्रॉड क्लेम करती रहती है, बट सच्चाई तो यही है। बाकी हमें इनकी डिबेट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था पॉवर्टी कैलकुलेशन मेथड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और उसी पे मेंस में क्वेश्चन भी आया था 2023 में, वो मैंने आपको करवाया था। इज फ्रांस इन्फ्लुएंस इन वेस्ट अफ्रीका ओवर? यस, टू ह्यूज एक्सटेंट। और आज ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री रशिया को ज़्यादा रिलायबल पार्टनर देखती हैं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, जैसे इंडिया देखता था एक टाइम USSR 1971 वॉर के टाइम, और ऐसा चाइना की तरफ ही ज़्यादा देखती हैं अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए। ओके, और वही हो रहा है कि जैसे जैसे फ्रांस, UK, जर्मनी, USA ये रिसीड कर रहे हैं इन एरिया से, रशिया एंड चाइना साथ में आ रहे हैं। साथ में क्यों आ रहे हैं? रशिया मिलिट्रली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, इवन चाइना से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है मिलिट्री वाइज रशिया। कि चाइना इकोनॉमी वाइज बहुत पावरफुल है, बट मिलिट्री वाइज रशिया इज़ स्टिल वेरी वेरी अहेड। और जब ये दोनों, एक अपनी मिलिट्री पावर लेके आता है, दूसरा अपने फाइनेंशियल पावर लेके आता है, तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती इन कंट्रीज़ को। एक और रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ से अपनी रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करना भी चाहते हैं ये लोग। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर रिलेशनशिप, वो इन्हीं पे सिर्फ डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहते। और एक और रीज़न ये है कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, इनमें अथॉरिटेरियनिज्म की टेंडेंसी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और ये US UK वगैरह क्या करते थे, दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी के नाम पर ये वहाँ तख्ता पलट करने की बहुत कोशिश करते हैं कि इस गवर्नमेंट को रिप्लेस करो, उस गवर्नमेंट को रिप्लेस करो। बट होता ये था कि आप जब भी कोई नई गवर्नमेंट बिठाते थे, फिर वो अथॉरिटेरियन बन जाती थी। तो यहाँ पे कल्चर ही कुछ इस तरीके का रहा है। जबकि रशिया चाइना का सिंपल है, जो पावर में है उसकी मदद करो, उसका साथ दो। ओके, सो यहाँ पे जो भी पावर में आएगी इन कंट्रीज़ में, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि इनका दबदबा कम हो और हम इनसे ज़्यादा डील करें। ओके, बाकी चाइना के फाइनेंशियल मसल एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो फ्रांस से दूर हो रही थी, जैसे माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सब में कूप हुआ। ठीक है, कूप देखने को मिला हमें। अब सेनेगल, आइवरी कोस्ट एंड चड, इन सब ने भी कहा है कि फ्रांस की जो आर्मी है उसे हमारे यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए इंसर्जेंट से लड़ने के लिए। बट फ्रांस अभी तक कहता था कि हम लड़ रहे हैं अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसों के, क्योंकि ये आपकी कंट्रीज़ को कैप्चर कर सकते हैं कल को। बट अब इन कंट्रीज़ का कहना है कि जो होगा देखेंगे, बट आप जाइए यहाँ से। ओके, दे हैव आस्क्ड द फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉल, मार्किंग ए मेजर ब्लो टू फ्रांस वेनिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और फ्रांस को कमज़ोर करने का कुछ क्रेडिट उनकी खुद की पॉलिटिक्स को भी जाता है। बहुत इनकॉम्पिटेंट लीडर्स आए। सो फर्स्ट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी विद नेशनल सॉवरेनिटी। फर्स्ट, इन लोगों का ये कहना है कि देखिए, हम एक सॉवरेन नेशन है, हमारे ज़मीन पर आपकी फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चड में 1000 सोल्जर्स हुआ करते थे फ्रांस के, 600 इन आइवरी कोस्ट, 350 सेनेगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे आ जाता है उनकी नेशनल सॉवरेनिटी का कि अगर हमारे आपसी कुछ लड़ाइयाँ हैं भी तो वो हम देखेंगे। ओके, आप नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रूप्स होते हैं या दो कंट्रीज होती हैं फ्रांस USA जैसी, ये किसी ना किसी एक पार्टी का साइड ले जाती हैं, और मोस्टली जो अपोजिशन में बैठा था उसी की। बाद में वो अपोजिशन वाला जब पावर में जाता है तो वो अथॉरिटेरियन बन जाता है। सेकेंड इज पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। अब यहाँ की पब्लिक को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो लड़ाई बिल्कुल चली जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है, इसके लिए ये फॉरेन पावर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, बिकॉज दे कीप ऑन टेकिंग साइड्स, आज इसका तो कल उसका, और ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहती है।
हालांकि ये लोग मोस्टली लड़ रहे हैं इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा से, बट द फ्रेंच ट्रूप्स फेल टू क्वेल द इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। थर्ड रीजन इज दैट वेस्ट अफ्रीका क्वेस्ट टू मूव बियॉन्ड फ्रांस, ये अपनी डिपेंडेंसी फ्रांस से कम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई देयर रिलेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉलोनियल टू द न्यू पार्टनर्स सच एज चाइना एंड रशिया। दे हैव बिल्ड मिलिट्री टाइज विद रशियन मर्सिनरीज टू फाइट इंसर्जेंसी। अभी रशियन मर्सिनरीज कौन है? याद कीजिए, इसका जो हेड था वो प्लेन क्रैश में मारा गया था, उसने कूप करने की कोशिश की थी रशिया में अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, सो दीज आर मर्सिनरीज जिनको आप हायर कर सकते हो, कम फाइट फॉर अस। जैसे आपने सलार मूवी देखी होगी, तो उसमें लास्ट में सारे जितने भी फैक्शंस होते हैं सब अपनी अपनी आर्मी लेके आते हैं, कोई सूडान से, कोई रशिया से, कोई यूक्रेन से, कोई रोमानिया से एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये रशियन मर्सिनरीज की ज़्यादा मदद ले रही हैं टू फाइट द इंसर्जेंसी। एंड रशिया हैज़ सक्सेसफुली स्प्रेड एन इमेज एज अ बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन अफ्रीका। एंड रशिया है बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया का भी 1971 में बहुत साथ दिया था सोवियत ने। ओके, तो फ्रांस के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज द क्लियर डिक्लाइन इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दैट ऑल्सो अफेक्ट इट्स इकोनॉमिक रिलेशन। अब हम क्यों चाहते हैं कि फ्रांस कमज़ोर ना पड़े? क्योंकि हमारे लिए फ्रांस एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडियन ओशन रीजन में भी और पैसिफिक में भी, क्योंकि इसके अंडर में काफ़ी सारे आइलैंड टेरिटरीज हैं। ओके, तो इसकी नेवी भी वहाँ पे तैनात रहती है और हम लोग हमेशा इनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, ये सबमरीन प्रोजेक्ट्स हो, राफेल प्रोजेक्ट्स हो, इन सब पे हम चाहते हैं कि फ्रांस उतना कमज़ोर ना पड़े। ए वेनिंग मिलिट्री प्रेजेंस वुड इम्पैक्ट द इंटरनेशनल रेपुटेशन एज वेल। और इंटरनेशनल रेपुटेशन फ्रांस की उसके खुद के पॉलिटिशियन से ही कमज़ोर की है, उल जुलूल लोग आ गए उनकी पॉलिटिक्स में। द यूरोप्स डिक्लाइनिंग प्रेजेंस एंड द कॉम्पिटिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। यूरोप अपने आप में ही आइसोलेट होता चला गया और रशिया चाइना आगे बढ़ते चले गए। यूरोप अपने आप नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। द फैक्ट वॉज कि यूरोप में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के चक्कर में इनकी यहाँ पर एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, जॉब्स कम होती चली गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब कुछ इधर उधर दूसरी जगह जाने लगी, चाइना में और दूसरी डेवलपिंग नेशंस में। और इसके बाद इन्होंने एनवायरनमेंट के नाम पर ईयू में तरह तरह के ऐसे नॉर्म्स बना दिए जिसकी वजह से वहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। जैसे अब ये लोग लेकर आए हैं CBAM अपनी कंपनीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, लेकिन उसके पहले से इनकी कंपनीज फेस कर रही थी इनकी टेरिटरी में स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जबकि दूसरी तरफ चाइना, इंडिया और दूसरी कंट्रीज से वही सामान सस्ते में बन के आ रहा था विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग लॉज। ओके, उसी तरीके से ये लोग अब डिफॉरेस्टेशन लॉ लेकर आए। तो इन चीज़ों ने ये जो एनवायरनमेंट को लेकर ज़्यादा सीरियस हुआ था यूरोप, उस वजह से इनकी इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। और अगर आपकी इकॉनमी कमज़ोर पड़ती है तो फिर आपकी मिलिट्री पावर भी कमज़ोर पड़ती चली जाती है, क्योंकि फिर आप उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते अपनी मिलिट्री पावर पर। राइट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट होना शुरू हो गई, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आना भी कम हो गया। दूसरा कि इनकी जिस तरीके से पॉपुलेशन कम होती चली गई, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से इनका जो मार्केट साइज़ था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मार्केट में उतनी डिमांड नहीं आती जितनी कि एक पॉपुलेटेड कंट्री में आती है, प्रोवाइडेड कि वो पॉपुलेटेड कंट्री की परचेसिंग पावर अच्छी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, नॉट अबाउट इंडिया। हमारी सिर्फ पॉपुलेशन ही है, हमारी परचेसिंग पावर कुछ नहीं है। ओके, सो EU इज स्ट्रगलिंग विद शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। एक तो इनकी खुद की पॉलिटिक्स बहुत खराब हाल में चल रही है, दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन एंड लार्जर इकोनॉमिक स्ट्रेन, देयरफॉर हैंडलिंग ऑटोक्रेसीज, माइग्रेंट्स और एंटी यूरोप सेंटिमेंट्स। And Germany, France, and UK, they have called down their development funding, leading to increased military coups and greater involvement of external actors। क्योंकि जैसे जैसे ये कंट्रीज डिपार्ट होना शुरू हुई तो कूप और ज़्यादा होने लगे इन कंट्रीज़ में कि अभी ये फॉरेन पावर्स नहीं है, इनकी आर्मी यहाँ नहीं है, तो हम तख्ता पलट कर देते हैं। रशिया हैज़ फिल्ड द मिलिट्री वैक्यूम एंड चाइना असर्ट्स इट्स इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। राइट, ये सब मत पढ़ो, ये हमारे काम का नहीं है। टिकटॉक बैन एंड ऑल करने दो ट्रम्प को जो कर रहा है। जस्ट यूज दिस सिंगल लाइन। WTO ने कहा है द ट्रेड वॉर्स स्पार्क्ड बाय ट्रम्प टैरिफ्स विल बी कैटेस्ट्रॉफिक फॉर होल वर्ल्ड। ओके, और वो अभी आप देखेंगे वो सब जगह पे, जैसे चाइना वेपन के तौर पे यूज़ करता है चीज़ों को, उसी तरह ट्रम्प का एक ही वेपन है, टैरिफ। बस एक ही वेपन है उसके पास। अब यहाँ पर खुद हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी कहना है कि प्लीज़ पुट मोर कैश इन कंज्यूमर हैंड टू बूस्ट डिमांड। यही बात मैं पिछले 2 साल से आपको न्यूज़पेपर में बार बार समझा रहा हूँ। सरकार ने इतना हैवी टैक्सेशन लगाया है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं रह गई है और उस वजह से मार्केट में डिमांड नहीं है। एक टाइम था जब ये बाइक
टू व्हीलर्स का सेक्टर बहुत बूम मारता था। ठीक है, कोई भी लड़का जॉब में लगता है, कोई भी लड़की जॉब में लगती है, सबसे पहले चलो लेट्स टेक अ टू व्हीलर। बट आज ये जो आपकी टू व्हीलर्स हैं, उनका कहना है, खुद बजाज वालों का ये कहना था कि हम लोग तो 65,000 तक में दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा बढ़ा के इसको ये 1.25 लाख तक ले जाते हैं, तरह तरह के टैक्सेस लगा के। ओके, सो सरकार ने हद से ज़्यादा टैक्स लगाया है। आप इसी समझ जाइए कि 28% जीएसटी। ठीक है, गाड़ी खरीद रहे हो जीएसटी दे रहे हो, और रोड टैक्स भी दोगे गाड़ी खरीदोगे तब। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फोर व्हीलर खरीदी है तो टोल प्लाजा पे भी टैक्स दोगे। तो सिर्फ इंसान टैक्स ही दे रहा है, और इतना टैक्स दे रहा है कि उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम उतनी नहीं रहेगी, और उससे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में डिमांड पे। जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्रीज किसके लिए प्रोडक्शन करेंगी? अगर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो फिर जॉब्स क्यों देंगी वो किसी को? ओके, एक तो प्राइवेट वाले जॉब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है, तो क्या करें, प्रोडक्शन बढ़ा के या अपनी सर्विसेज बढ़ा के। जब कोई तो उस वजह से प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब गई है, बाकी रही कसर हमारी गवर्नमेंट ने पूरी कर दी पब्लिक सेक्टर की जॉब्स भी ख़त्म करके। मैं बार बार आपको रिमाइंड करता हूँ, कहाँ 63,000 वैकेंसीज आया करती थी आपकी बैंकिंग सेक्टर में, आज ये 3,500 आती हैं। राइट, उसी तरीके से रेलवे हर साल 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स निकालता था डी ग्रेड में, अब ये सिर्फ 54,000 पे आ गई है। राइट, क्योंकि आपने सब कुछ आउटसोर्स पे डाल दिया। खुद बैंक वाले ये कहते हैं कि जो काम 12 लोग मिलकर करते थे, आज सरकार चाह रही है कि 4 और 5 लोग मिलकर कर लें बस। फिर उसकी वजह से वही होता है, लाइनें लगती रहती हैं और वो लोग भी अपना काम रोमर के करते रहते हैं। ओवरऑल डिमांड कंटिन्यूज टू रिमेन सॉफ्ट एज इन्फ्लेशन ऑफ फूड, एजुकेशन एंड टेलीकॉम एक्सपेंसेस हैव पुट प्रेशर ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड स्टेप्स टू लीव मोर मनी इन दी हैंड्स। ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये कहना है इंडस्ट्रीज़ का ही। ओके, बट गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए और कुछ नहीं। आई मीन सी, ऐसा नहीं है कि शी इज़ फीमेल इसलिए लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट दिस हैज़ बीन द वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया हैज़ एवर सीन। शी नोज नथिंग। डिजिटल इकोनॉमी कंस्टिट्यूट फिफ्थ ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2030, ये कहना है एक रिपोर्ट का, बट आप इसको सिर्फ एज अ फॉर्डर पॉइंट ही यूज़ करेंगे कि हमारे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी में एक बूम देखने को मिल रहा है, दैट कंस्टिट्यूट फिफ्थ ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2030। ओके, ये सिर्फ एज फॉर्डर पॉइंट आप यूज़ करेंगे। नो, पुतिन इज कंसर्न अबाउट द रशियाज इकोनॉमी, क्योंकि एक टाइम पर तो इन्होंने वॉर मशीनरी मोबिलाइज करके अपने यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया, जॉब्स भी बढ़ी, जॉब्स मिली भी लोगों को। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें सैचुरेशन आ रहा है क्योंकि आपने इतना पैसा पंप कर दिया इकोनॉमी में कि लोगों के हाथ में पैसा जानना ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, सो ही इज़ कंसर्न। और दूसरा, इनकी यहाँ पे लेबर शॉर्टेज काफ़ी हो गई है। एक रिपोर्ट मैंने देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें अधिकतर लोग दिखा रहे थे कि देखिए आज रशियन स्ट्रीट्स पे आपको सिर्फ लड़कियां ही मोस्टली ज़्यादा घूमती हुई दिखाई देंगी। काफ़ी सारी वॉर में इन्होंने आगे कर दिए लड़के, और उसके बाद भी उतना ज़्यादा अच्छा कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक। उसके बाद ट्रंप ने डेवॉस में ना, ये पहला प्रेसिडेंट होगा जो डेवॉस में इस तरह की बातें बोल रहा है कि या तो आके अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाऊंगा। सपोज एक कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना और इंडिया, उसको कह रहा है कि आके मेरे कंट्री में प्रोडक्शन कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, नहीं तो फिर आपका जो चाइना इंडिया से सामान बन के आएगा मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। वन एंड ओनली वेपन दिस मैन पजेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी डेवोस में, ही प्रोमिस दी ग्लोबल एलिट्स कि मैं आपको सबसे कम टैक्स लगाऊंगा, जैसे दुबई लगाते हैं ना 0%, मैं आपको सबसे कम टैक्स लगाऊंगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यूएस में, और अगर फिर भी नहीं आते हो आप तो फिर मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, आपका सामान यहाँ पे बहुत महंगा बिकेगा। ये मीटिंग हमेशा होती है डेवोस स्विट्जरलैंड में। उसके बाद सऊदी अरेबिया को लेके इन्होंने कुछ बातें कही है। एक्चुअली क्या है कि जब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं यूएसए के, तो उनका ये रहता है कि या तो वो कनाडा जाएंगे अपनी फर्स्ट विजिट पे या मैक्सिको जाएंगे, बट ये भाई साहब अपनी पिछले जो टेन्योर था उसमें चले गए थे सऊदी अरेबिया अपनी फर्स्ट विजिट पे। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, इसलिए मैं पहली विजिट यहाँ आया हूँ। अब यहीं पे सऊदी के किंग ने प्रॉमिस किया था कि मैं $600 बिलियन इन्वेस्ट करूँगा यूएस की इकॉनमी में। तो इनका कहना है कि आई वुड आस्क द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान टू इंक्रीज इट टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, अब आप कभी सोच सकते हैं कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बोल सकता है? वहाँ बोला तो किसी यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी नहीं है इससे पहले। बट सी जस्ट लुक एट दिस मैन, ही ओनली मीन बिजनेस। एंड अगर हम सही मायने में किसी को कहें कि हु इज़ रियली अ नेशनलिस्ट,
तो वो यही आदमी है। वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी कंट्री और अपने लोगों के भले के लिए ही काम कर रहा है वो। हमें चाहे ऐसा इंडियन कैसा भी लगे या ऐसा ग्लोबल सिटीजन कैसा भी लगे, बट एज अ यूएस सिटीजन वो वही कर रहा है जो एक लीडर को करना चाहिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो चाहे हमारा मीडिया बोल बच्चन देता रहता है 56 इंच का सीना एंड ऑल दैट, बट वो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। और ये सऊदी अरेबिया के किंग से ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के सामने बोल रहा है। आई वुड आस्क हिम टू इंक्रीज इट टू 1 ट्रिलियन, 600 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं, आप 1 ट्रिलियन कीजिए हमारे यहाँ। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते ना कभी इनसे, कि हमारे यहाँ तो क्या ही चुना है हमने। मिस्टर ट्रंप हैज़ लेड ब्लेम ऑन ओपेक प्लस अलायंस ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फॉर कीपिंग द प्राइस ऑफ ऑयल टू हाई फॉर मच ऑफ द नियरली 3 years वॉर। अब कभी इंडिया जो अपना ऑलमोस्ट 70% इम्पोर्ट करता है, उसने कभी इन कंट्री से ये नहीं बोलने की हिम्मत की कि आप लोग ये प्रोडक्शन कट क्यों कर रहे हो, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमारी इकॉनमी में दिक्कत हो रही है। बट ये आदमी जो खुद वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यही कर रहा है, नंबर 1 है यूएसए ऑयल गैस के प्रोडक्शन में, और ऑयल के प्रोडक्शन में और गैस के एक्सपोर्ट में, उसके बाद भी ये कह रहा है कि ये जो ओपेक कंट्रीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसलिए मैं प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। ऑयल के प्राइसेस नीचे आने चाहिए, तभी इन्फ्लेशन कम होगा पूरे वर्ल्ड में और ट्रेड बढ़ेगा। ओके, सो ही इज़ द मैन ऑफ द आवर। इसकी ज़रूरत थी वर्ल्ड को, इसलिए मैं आपसे काफ़ी टाइम से कह रहा था कि ट्रंप के आने का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं। WHO एग्जिट जियोपार्डाइज दी अफ्रीका, ये वहीं की हेल्थ बॉडी कह रही है कि इससे प्रॉब्लम अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा होगी आप WHO अगर छोड़ते हैं तो। पाकिस्तान पासेस ए बिल टाइटनिंग कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया। अब ये इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इनसे बस एक ही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कैसे आप हमारी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो सोशल मीडिया वालों। ठीक है, एक तरफ आप ट्रंप को देखिए वो क्या कर रहा है अपने देश के लिए, और एक तरफ हम अपने आप को देख लें और इनको देख लें। इन लोगों का सिर्फ एक ही है, सोशल मीडिया पे हमें क्रिटिसाइज़ ना करो, हमारी इंसल्ट होती है। ओके, जस्ट लुक एट दिस मैन यार। ऐसा नहीं है कि सभी ट्रंप के फ़ैन हैं वहाँ, इसको भी ट्रोल किया जाता है, ठीक है, इसका भी मजाक बनाया जाता है। ही डोंट केयर, he only mean business, that's all. Pakistan lower house has passed the controversial bill granting government extensive control over social media, including the ability to imprison user for spreading disinformation, and this threatened the freedom of speech, with human rights activists claiming it would expand the executive power over both content as well as social media platform. और मैं इंडिया को क्यों इसमें बात कर रहा हूँ, याद कीजिए थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था, ब्रॉडकास्ट बिल लेके आने वाली थी गवर्नमेंट। ठीक है, अभी पेंडिंग है, बट लाना चाहती थी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपने कोई गलत चीज़ दिखा दी है तो गवर्नमेंट उस वीडियो को बैन कर सकती है, कंटेंट को टेक डाउन कर सकती है। ओके, और ये चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या नहीं, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ओके, सो अच्छा खासा टाइट करने की कोशिश की जा रही। ये ऐसे ही लीडर या ऐसे ही गवर्नमेंट्स करती हैं जिनका किसी और अच्छे काम में मन नहीं लगता। रवांडा, नाउ दिस M23 दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन योर CAPF एग्जाम दिस ईयर। ओके, ये M20 फाइटर्स हैं जो DRC में लड़ रहे हैं, और इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है रवांडन मिलिट्री। ठीक है, छोटा सा देश है लेकिन उसके बाद हिम्मत देखिए रवांडा की, और ये सब उनके लीडर की वजह से आया। मैंने एक बार इनके लीडर पे बात की थी, बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जब, कि ही इज़ रियली मेकिंग वेव्स। एक छोटा सा कंट्री का लीडर अपनी मिलिट्री को यूज़ कर रहा है कि इन M23 फाइटर्स को सपोर्ट करो और DRC में इंसर्जेंसी क्रिएट करो। अब उसकी क्या एम्बिशन है वो तो वही जाने। M23 armed group has seized further territory in east of DRC. The weakness, क्योंकि कोंगोली जो DRC की आर्मी है वो कमज़ोर है, और इन M23 फाइटर्स को बैकिंग मिली हुई है फ्रॉम रवांडा। ओके, और क्योंकि ये काफ़ी मिनरल रिच रीजन है जो कि पिछले 30 साल से कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, और ये मिनरल रिच रीजन में इस तरह की इंसर्जेंसी जानबूझकर क्रिएट की जाती है ताकि ये इंसर्जेंसी कंट्रोल में आ जाए, ये मिनरल रिच एरिया, और फिर प्राइवेट कंपनीज और दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स सस्ते में मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सके, इनको थोड़ा बहुत पैसा देकर। वहाँ की गवर्नमेंट से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। ओके, दी UN एक्सपर्ट्स बॉडी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 3000 से 4000 रवांडन सोल्जर्स आर फाइटिंग अलॉन्गसाइड दिस M23 दैट रवांडा हैड डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द ग्रुप्स ऑपरेशन। सो रिमेंबर, अगर कभी M23 फाइटर्स के बारे में पूछा जाए तो ये DRC में लड़ रहे हैं और इनको सपोर्ट है रवांडन मिलिट्री का। ये ऑलरेडी CAPF पूछ चुका है, UPSC का भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड प्लीज डू ज्वाइन द प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, दैट वुड रियली डू वंडर्स फॉर योर एग्जाम। ओके, एंड अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेते हैं तो उसमें 450+ एंड 20 मिनट्स डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।